गर्मी में अमीर गरीब बहू के पकवान। मेरी अमीर बहू के शुभ कदम क्या इस घर में पड़े। हमारा तो घर खुशियों से भर गया। आखिर जाकर आज मेरा परिवार पूरा हुआ है। अरे भाग्यवान, इतनी गर्मी हो रही है और तुम हो कि बातें करे जा रही हो। बहू को आराम करने दो। बड़ी बहू छोटी बहू को उसके कमरे तक ले जाओ। विनोद के कहने पर पूजा अपनी देवरानी शीतल को उसके कमरे तक ले जाती है और अगली सुबह क्योंकि शीतल की पहली रसोई होती है इसलिए वो रसोई में खाना बनाने के लिए जाती है। हे भगवान, कितनी गर्मी हो रही है। दीदी, आपको पता है मेरे मायके में तो रसोई में भी एसी लगी थी। खैर, अब मेरा ससुराल मेरे मायके जितना अमीर तो नहीं। सही कहा शीतल तुमने। अच्छा, गर्मी ज्यादा है तो खाने में कुछ ठंडा भी बना लेना। दीदी, आप शायद भूल गई हैं कि मैंने होटल मैनेजमेंट कर रखा है। मुझे आप मत बताओ कि गर्मी में मुझे क्या बनाना चाहिए और क्या नहीं। आप बेफिक्र रहो, आज पूरा खाने का टेबल सजेगा। इतना बोलकर शीतल सभी के लिए मटर पनीर, चाप, तंदूरी रोटी, फ्राइड राइस जैसे हैवी खाना बनाती है। अरे वाह, आज तो मजा आ गया। खाना देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि होटल चलकर घर में ही आ गया है। फिक्र मत करो काजल, अब से तुम्हें ऐसा ही खाना मिलेगा रोज खाने को। बहू, इतनी गर्मी में रोज ऐसा खाना खाया नहीं जाएगा। आज तुम्हारी पहली रसोई थी, तुमने बना ली, कोई बात नहीं, पर कल से कुछ हल्का खाना बनाना। और हाँ, ठंडा में क्या बनाया है? बहू इतना सब कुछ बनाकर लाई है और आपको कुछ ठंडे में भी चाहिए। जो बना है वो खा लीजिए, खाना बहुत टेस्टी बना है। शांति के कहने पर विनोद भी चुपचाप खाना खा लेता है। गर्मी ज्यादा होने की वजह से कुछ ही देर में विनोद के पेट में गैस बनने लगती है। अरे भगवान, गैस की दवाई है तो दे दो। लगता है मसालेदार भारी खाना खाने से इस गर्मी में मेरे पेट में गैस बन गई है। अरे बहुत दर्द हो रहा है मेरा पेट। अरे कुछ करो। पापा जी, गर्मी में ज्यादा दवाई खाना आपके लिए सही नहीं है। मैं अभी आपके लिए नींबू पानी बना देती हूँ। माँ जी, आपको तो आपके लिए भी बना दूं? अरे नहीं बहू, मैं ठीक हूँ। अपने ससुर जी को ही दे दे, वही पेट दर्द से करहा रहे हैं। पूजा जल्दी से रसोई में जाती है और एक गिलास में नींबू, हल्का काला नमक, चीनी डालकर अपने ससुर के लिए नींबू पानी बनाकर लाती है। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं और लगातार 2 दिनों तक इतनी गर्मी में तेल मसाले वाली चीज खाने की वजह से अब बेचारा विनोद परेशान हो जाता है। छोटी बहू, अरे माना कि तुम मास्टर शेफ हो, तुम्हें हर तरह का पकवान बनाना आता है, पर मेरी बड़ी बहू भी किसी मास्टर शेफ से कम नहीं है। इस घर में सबको होटल का खाना बहुत पसंद है, इसलिए वो तुम्हारे हाथों का खाना बड़े चाव से खाते हैं। पर मेरे लिए तुम कभी दलिया, खिचड़ी, रोटी, चावल, दाल ऐसा साधारण खाना बना दो और साथ में कुछ ठंडा भी रखना, जैसे आम पन्ना, रायता, शरबत, जूस, इस तरह की चीज। बड़ी बहू, मुझसे ये खाना नहीं खाया जाएगा। तुम मेरे लिए 2 सादी रोटी बनाकर ला दो। भाभी, आप पापा की बातों का बुरा मत मानो। हमें आपका खाना बहुत पसंद है। हम तो आपके हाथों का खाना खाएंगे। जहां एक तरफ शीतल सभी के लिए मोमोज, फ्रेंच फ्राइज, स्प्रिंग रोल, राइस, बिरयानी जैसे मसालेदार हैवी खाना बनाती है, तो वहीं पूजा अपने और विनोद के लिए साधारण खाना बनाती है। क्या पापा जी, एक शेफ बहू के होते हुए भी इस गरीब के हाथों का इतना साधारण खाना खाते? अगर आपको आम पन्ना, मैंगो शेक पीना था तो मुझे बता देते। बहू, गर्मियों में जितना हल्का खाना खाओ उतना अच्छा होता है, तो तुमसे यही कहूंगा कि तुम कुछ हल्का ही बनाया करो। विनोद के समझाने पर भी शीतल नहीं मानती और अगले दिन वो होटल से सोयाबीन, कटहल और तंदूरी रोटी मंगवाती है। क्या बात है, आज तुमने अपने घर में खाना न बनाकर बाहर से खाना मंगवा लिया है। विशाल, इतनी ज्यादा गर्मी हो रही थी कि मुझे रसोई में खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था, इसलिए मैं जिस होटल में पहले काम करती थी मैंने वहीं से खाना आप सबके लिए मंगवा दिया। दीदी, आज आप भी खा सकती हैं। रोज ससुर के साथ दलिया, खिचड़ी, दाल, रोटी खाने की जरूरत नहीं है। शीतल, ऐसा खाना खाने से तो अच्छा है कि तुम हमारे साथ फ्रूट चाट, सलाद, आमरस और आइसक्रीम खाओ। बस कर बड़ी बहू, तुझे इन सब खानों के अलावा और कुछ बनाना नहीं आता, इसलिए ऐसा बोलती है। हम लोग भी तो गर्मी में तेल मसाले वाले की चीज खा रहे हैं, हमें तो कुछ नहीं हुआ। एक बार फिर शांति अपनी अमीर बहू का साथ देती है, जिस वजह से पूजा चुप हो जाती है। कुछ देर में पूरा परिवार खाना खाकर उठ जाता है और खाना खाने के बाद आज हर किसी की तबीयत खराब हो जाती है। शीतल, तुमने कैसा खाना मंगवाया है होटल से? मेरे पेट में दर्द हो रहा है। पेट दर्द की दवाई है तो दे दो। हाँ बहू, लगता है आज के खाने में कुछ ज्यादा ही मसाला था। मेरे पेट में भी आग सी लग रही है। माँ, मुझे भी खट्टी खट्टी डकार आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे पेट भरा हुआ है।
घर वालों की ऐसी हालत देखकर जल्दी से पूजा रसोई में जाती है और किसी के लिए नींबू पानी, तो किसी के लिए शरबत, तो किसी के लिए आम रस बनाकर लाती है और सभी को ठंडा ठंडा खाना खिलाते हुए अपनी देवरानी से कहती है, देख रही हो देवरानी जी घर वालों की हालत, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। बड़ी बहू चुप हो जा, बहू की वजह से कुछ नहीं हुआ, ये तो बस गर्मी की वजह से हुआ है। घर में अगर एक एसी में ले आती तो हमें शायद गर्मी कम लगे और तब हम बहू के हाथों का पकवान खा सके। शांति एक बार फिर अपनी छोटी बहू का साथ देती है और जब उनकी तबीयत ठीक नहीं होती तब न चाहते हुए भी उन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, जहां उन्हें डॉक्टर से फटकार मिलती है। माताजी, इस उम्र में अगर आप इतना मसालेदार खाना खाओगे तो तबीयत तो खराब होगी ना। ऐसे में आपका शरीर बीमारियों का घर बन जाएगा। ये मैं दवाई दे रहा हूँ और अब हैवी खाना खाना बिल्कुल बंद करो। गर्मी का टाइम है, ठंडी चीजें खाओ, आइसक्रीम खाओ, रायता पियो, फालूदा खाओ। अभी भी मसाले जैसी चीजें खाकर अपनी और पूरे परिवार की तबीयत खराब कर रही हैं आप सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर की डांट खाकर शांति को अकल आ जाती है और जब पूरा परिवार घर जाता है तो वो देखती है कि आज उसकी छोटी बहू ने बिरयानी बनाई है। आप सबकी तबीयत तो ठीक है ना अब? अच्छा हुआ जो आप सब समय पर आ गए। देखिए बाहर कितनी गर्मी हो रही है, फिर भी मैंने आप सबके लिए रसोई में अपने प्यारे प्यारे हाथों से बिरयानी बनाई है। माफ करना भाभी, पर आज हमें आपकी बिरयानी नहीं खानी। बाहर बहुत धूप है। बड़ी भाभी आप हमारे लिए खिचड़ी बना दो। मैं और दवाई नहीं खाना चाहता, इसलिए मुझे भी कुछ ठंडा खाना बना कर दे दो। भाभी आप हमारे लिए रूह अफ़ज़ा बना कर ला दो। बहू आज तो हमारे लिए खिचड़ी, सलाद और रायता बना दे, आज हम भी हल्का खाना खाएंगे। अपनी जेठानी की तारीफ सुनकर आज शीतल को बहुत गुस्सा आता है और वो अकेले बिरयानी खाने के लिए बैठ जाती है, तो वहीं पूरा परिवार आज गरीब बहू के हाथों का पकवान खाता है। आम पन्ना पी लो, मैंने सबके लिए बनाया है। गर्मी बहुत ज्यादा है, अगर तुम ऐसी ही चीज खाती रही तो कहीं तुम्हारी भी तबीयत खराब ना हो जाए। मैंने इतनी मेहनत इस गर्मी में अच्छा खाना खाने के लिए किया है, ना कि झटपट बनाकर कुछ खाने के लिए। और मेरी तबीयत की फिक्र मत करो, मैं सोच समझकर पकवान बनाती हूँ और अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखती हूँ। शीतल पूजा की एक नहीं सुनती। समय यूं ही गुजरता है और अब पूरा परिवार गरीब बहू के हाथों का पकवान खाता। तो कभी वो लोग कड़ी खाते, तो कभी चावल, कभी इसी तरह रोज लस्सी जैसी चीज लाकर गरीब पूजा अपने घर वालों को देती। तो वहीं कभी कटहल तो करेला जैसा मसालेदार खाना अकेली शीतल खाती। ऐसे ही एक दिन। कितनी गर्मी लग रही है इस घर में, एक एसी से काम नहीं चलेगा, कम से कम 5 एसी होनी चाहिए। अब तो मेरे मुंह में छाले भी आ गए हैं इस गर्मी के चलते। देखिए पूरे शरीर में मुझे कितनी घमौरी हो गई हैं। शीतल, अगर गर्मी में तुम करेले कटहल जैसे गरम मसाले वाली चीज खाओगी तो तुम्हारे मुंह में छाले और शरीर पर घमौरी ही होंगी। हाँ बहू, अब भी मौका ये मसालेदार खाना खाना बंद कर दे। तुझे हर तरह का पकवान बनाना आता है, हम जान चुके हैं, पर हमें दिखाने के चक्कर में अपनी हेल्थ के साथ मत खेल। घर वालों के कहने पर भी पूजा नहीं मानती है और गर्मी में ज्यादा गर्म पकवान खाने की वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसे अस्पताल में एडमिट किया जाता है। शीतल, तुम ठीक तो हो ना? आप लोग सही कहते थे, मैं बस पैसे और अमीरी का घमंड दिखाती रही और दीदी को नीचा दिखाने के लिए मैंने हर तरह के पकवान बनाए, बिना ये सोचे कि गर्मी ज्यादा है। पर दीदी ने इस गर्मी में ठंडी चीज बनाई और आप सबको खिलाई, पर मैं ही नहीं मानी। देखिए मास्टर शेफ होने के बाद भी आज मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ और दीदी एक साधारण गृहिणी होने के बाद भी कितनी समझदार हैं। दीदी मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं शीतल, तुम बस जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर मैं तुम्हारे लिए आम रस, रायता, दही, तड़का बनाऊंगी। जब शीतल की खुद की तबीयत खराब होती है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी जेठानी से माफी मांगती है। कुछ ही दिनों बाद जब उसकी तबीयत पूरी तरह से ठीक हो जाती है तो वो अपने घर आती है, जहां पहली बार वो अपनी जेठानी के हाथों का पकवान खाती है। गर्मी में गरीब सास बहू मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने में जुटी हुई थी। आरती बहू, मैंने चूल्हा सुलगा दिया, अब तू फटाफट से रोटी लगा ले, बीचों बीच में उपले डालते रहना, नहीं तो चूल्हा बुझ जाएगा, बड़े जतन के बाद जला है। जी माँ जी। हे राम, गर्मी के मौसम ने शुरू होते ही तहलका मचाना चालू कर दिया। घर के भीतर घमस भरी है और पेड़ पत्तों के हवा बयार में भी तनिक भी ठंडक नहीं है, लू भरी हवा खानी पड़ रही है। माँ जी, इस टाइम तो भारत में केवल कुल्लू मनाली और कश्मीर, इन दोनों जगह पर ही ठंडक भरा मौसम होगा। अधिकतर लोग इसी टाइम में घूमने फिरने जाते हैं क्योंकि ज्यादा बर्फ भी नहीं पड़ती और गर्मी भी नहीं पड़ती, बीच का मौसम होता है। गरीब आरती अभी बातचीत कर ही रही होती है, तभी उनके घर के ठीक सामने रहने वाले पड़ोस की गाड़ी आ जाती है, धूल उड़ने के चलते सीता उखड़ते हुए। हे भगवान, इनकी कार है कि हाहाकार, इतनी स्पीड में चलाते हैं कि 4 कोस में धूल मिट्टी उड़ती है।
तभी गाड़ी के अंदर से घमंडी पड़ोसन सुषमा उतरती है। अरे अरे, क्या हो गया सीता बहना, सवेरे सवेरे काहे कचर कचर कर रही हो? अरे नहीं नहीं जी, आपको नहीं कहा। और कैसा रहा आप लोगों का घूमना फिरना? गरीब सीता के पूछने पर सुषमा खुद पर इतरा कर कहती है, अरे घूमना फिरना तो एकदम फर्स्ट क्लास का रहा। पहले हम कुल्लू मनाली गए, उसके बाद कश्मीर गए थे। सोचा जब आ गए हैं तो कटरा जाकर वैष्णो देवी माता के दर्शन भी कर लेते हैं। कश्मीर बड़ी अच्छी जगह है, अगर धरती पर कहीं जन्नत है तो कश्मीर में है। मैं तो कहती हूँ आप भी अपने पूरे परिवार को लेकर कभी घूमने कश्मीर जरूर जाना। कश्मीर जाने का जिक्र छेड़कर सुषमा गरीब सीता के परिवार का मजाक उड़ाकर अपने मकान में चली जाती है। माँ जी, हमारे अमीर पड़ोसियों की किस्मत कितनी अच्छी है ना, हर महीने कहीं ना कहीं घूमने फिरने जाते रहते हैं और इस बार तो ये कश्मीर भी घूम फिर आए। मेरी बड़ी इच्छा थी कि हमारा परिवार भी कश्मीर घूमने जाए, खासकर कश्मीर में पहलगाम, बड़ी प्यारी जगह है। आरती बहू, किसकी इच्छा नहीं होती कि वो अच्छा खाए पिए पहने ओढ़े और फिर घूमने फिरने जाए, मगर हमारे परिवार में हालात जितने गरीबी भरे हैं, उसमें तेरे देवर पति कितनी मेहनत मजदूरी के बाद 2 टाइम की रोटी कमाकर लाते हैं। हमारा परिवार 2 टाइम की रोटी खाकर पेट भर रहा है, यही बड़ी बात है। ऐसा कहकर दोनों सास बहू अपने दिल को तसल्ली देती हैं। राधे श्याम सीता की 5 संतान थे, जिसमें 3 बेटे 2 बेटी। बच्चों को पढ़ने लिखाने पालने पोसने में उन्होंने पूरी जिंदगानी लगा दी थी। परिवार के अंदर कुल मिलाकर 10 लोग रहते हैं। थोड़े दिनों बाद सीता अपने बीच वाले लड़के वैभव की शादी लक्ष्मी से करवाकर उसे बहू बनाकर ले आती है, तो वहीं सुषमा भी अपने बेटे की शादी करवाती है 2-4 दिन बाद। अच्छा मम्मी जी, हम निकलते हैं, नमस्ते। खूब खुश रहो पाखी बहू, प्रशांत बेटा, अच्छे से कश्मीर घूमना फिरना। वैसे तो पहलगाम में मेरी सगी बहन रहती है, अगर तुम दोनों का जी करे तो वहाँ चले जाना, वरना होटल में ठहर जाना, जैसी तुम्हारी इच्छा करे। बाकी मैंने तुम दोनों के रास्ते के खाने पीने के लिए नमकीन, शक्कर पारे, मछली सब रखवा दिया है। अच्छा अच्छा ठीक है माँ, हम खा लेंगे, अब आप हमें जाने दीजिए। देखो जरा, बीबी के आगे माँ को भूल गया। मजाक कर रही हूँ, ध्यान से जाना। वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्वीट हनीमून। इसके बाद सुषमा के बेटा बहू गाड़ी में बैठकर कश्मीर हनीमून मनाने निकल जाते हैं, तो वहीं 11 लोगों के गरीब ससुराल में ब्याह कराई नई नवेली बहू लक्ष्मी के चेहरे पर उदासी छा जाती है। वह चुपचाप घर के अंदर चली जाती है कि रात के वक्त, लाइए आरती भाभी, मैं रोटी बना देती हूँ। नहीं लक्ष्मी, मैं बना लूंगी, अभी तुम चूल्हे चौके में मत उलझो, देवर जी के साथ जाकर वक्त गुजारो। तुम दोनों की नई नई शादी हुई है और वैसे भी बाद में तो तुम्हें ही सबकी सेवा पानी करनी है और रोटी बना कर खिलाना है। जी भाभी। क्या बात है लक्ष्मी, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? मैं तुम्हारी इच्छा को समझ सकती हूँ। शादी के बाद हर भारतीय जोड़े के लिए कश्मीर उसका ख्वाबों का स्विट्जरलैंड होता है, जहाँ सब जाना चाहते हैं, पर हमारे बस में नहीं कि तुम्हें और देवर जी को वहाँ भेज सके। तभी वैभव हाथों में पूरे परिवार की टिकट लेकर खुशी खुशी घर में दाखिल होता है। माँ, बाबूजी, बड़ी भाभी, भैया, बच्चों, नीतू, सुनिए सब लोग, आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मेरी मालिक ने हमारे पूरे परिवार के लिए कश्मीर की टिकट करवाई है घूमने की। ये सुनते ही ससुराल वालों के निराश हताश चेहरे खुशी से खिल जाते हैं और पारस करिश्मा नाचने लगते हैं। ओ बल्ले बल्ले, ओ शावा शावा, पियो कॉफी ते कावा कावा। करिश्मा दीदी, आपने सुना हमारी फैमिली भी कश्मीर घूमने चल रही है? हाँ पारस, हम वहाँ चलकर खूब मजा करेंगे। वहाँ पर सेब के बड़े बड़े बगीचे हैं, हम वहाँ से सब तोड़कर लाल लाल मीठे मीठे सेब भी खाएंगे। अच्छा दीदी, फिर तो मैं अपने स्कूल वाला बस्ता लेके चलूंगा और चोरी से उसमें लाल लाल सेब भर लूंगा, और जब हम अपने घर वापस आएंगे तो मैं सबको चिड़ा चिड़ा कर खाऊंगा। नटखट पारस की बात पर पूरा परिवार हंस पड़ता है। तभी बड़ा भाई संतोष पूछता है, वैभव, तेरे मालिक ने हम सभी की कश्मीर की टिकट करवाई, किस खुशी में करवाई है? और वहाँ पर होटल वगैरह में ठहरने और खाने पीने का खर्चा पानी, ये सब भी तो देखना पड़ेगा। भैया, दरअसल ये मेरे बॉस की तरफ से मेरी शादी का तोहफा है, जिसमें उन्होंने हमारे पूरे परिवार की टिकट कश्मीर घूमने की करवाई है, और होटल में ठहरने और खाने पीने सब चीज का खर्चा भी वही भरेंगे। अरे वाह, ये तो सोने पर सुहागा हो गया। 2 दिन बाद की टिकट है, तो आप सब लोग जरूरत का सामान तैयार कर लीजिएगा। पूरा गरीब परिवार पैकिंग में लग जाता है। वहीं दोनों देवरानी जेठानी खाने पीने का सामान बनाती हैं। भाभी, मैंने सबके लिए नमक, शक्कर पारे और आलू चावल के पापड़ भी बना लिए हैं। लक्ष्मी, ऐसा करना, एक पैकेट में जलजीरा, नींबू और
काला नमक रख लेना। कश्मीर का रास्ता पहाड़ी है तो बच्चों को उल्टी ना लग जाए। जी दीदी। लक्ष्मी बहू तो सच में हमारे परिवार के लिए लक्ष्मी है। तेरे पाँव पड़ते ही वैभव की तरक्की हो गई और हम कश्मीर घूमने के लिए जा रहे हैं। सच में माँ जी, मैंने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि हमारा पूरा परिवार कश्मीर घूमने जाएगा। लगभग 2 दिन बाद पूरा परिवार ट्रेन से कश्मीर पहुंच जाता है, जहां हरे भरे ऊंचे पहाड़, कटीली घुमावदार पहाड़ियां जो कि सफेद बर्फ से ढके हुए काफी ज्यादा सुंदर लग रहे थे। भैया भाभी देखिए, कश्मीर में कितनी हरियाली और शांति सुकून भी है। काश कि हमारा घर कश्मीर में होता। नीतू, कश्मीर की जमीन काफी महंगी है, हमारे बस में नहीं कि हम यहाँ 1 गज जमीन भी खरीद सकें। और वैसे भी इस पहाड़ी इलाकों में जीवन जीना बड़ा कठिन है। बाकी यहाँ के वातावरण में काफी सुख शांति है। पूरा परिवार थकावट की वजह से होटल में चले जाते हैं और सुबह होते ही डल झील घूमने निकलते हैं। देखो सब लोग, इस जिंदा पहाड़ से कितना स्वच्छ शुद्ध सफेद झरना बह रहा है ना। चलो ना दादी माँ, दादाजी, मम्मी, चाची चलकर बर्फ वाले पानी में नहाते हैं, बड़ा मजा आएगा। पारस, इस झरने का पानी बहुत ठंडा है, सर्दी लग जाएगी। चलो सब लोग आगे चलते हैं। 11 लोगों का गरीब परिवार डल झील, सोनमर्ग और फिर वैष्णो देवी दर्शन करते हैं। चलिए सब लोग जल्दी जल्दी आइए, अभी पहलगाम घूमना बाकी है। अरे बेटा, पहलगाम कल घूम लेंगे। इतनी सीढ़ियां चढ़कर मुझको तो बड़ी थकावट चढ़ गई है। चलो होटल चलते हैं। पूरा परिवार थके मिजाज के चलते होटल आ जाते हैं और अगले दिन पहलगाम के लिए निकलते हैं। तभी एक आलीशान होटल लेकर दोनों बच्चे खाने की जिद लगाते हैं। मम्मी पापा चलो ना, इस 5 स्टार होटल में खाना खाने चलते हैं, यहाँ कहवा भी मिलता है। हाँ वैभव, शाम आ जाओ, भरपेट खाकर चल पड़ेंगे। वैसे भी सुबह हल्का फुल्का नाश्ता किया है। पहलगाम बर्फीली जगह, कहीं सेहत में गिरावट ना आ जाए। इस तरह 11 लोगों का वो पूरा परिवार खाना खाने के लिए होटल के अंदर चला जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ पहलगाम में मौजूद 70 हिंदुस्तानी सैलानियों को कुछ आतंकवादी के काफिले घेर लेते हैं और एक एक को मार गिराते हैं। वहां मौजूद एक नया शादीशुदा जोड़ा भी होता है, जिसकी पत्नी की आंखों के सामने उसके पति को गोलियों से छल्ली छल्ली कर देते हैं, जिसके चलते वह सदमे में चली जाती है। कुछ देर में पहलगाम से लेकर कश्मीर के चप्पे चप्पे में हर एक न्यूज चैनल, टीवी और समाचार खबरों में हिंदुस्तानियों की मौत की दहशत भरी खबर छा जाती है। और अब तक की सबसे बड़ी खबर, पहलगाम में निर्दोष हिंदुस्तानियों को कुछ मुस्लिम आतंकवादियों ने गोलियों से भूनकर छलनी कर दिया है। बता दें ये वारदात अभी हाल ही में पहलगाम में घटी है। ये खबर सुनते ही होटल में खाना खाने के लिए बैठे 11 लोगों के परिवार वालों की रूह थर थर कांप जाती है। सबकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। हे भगवान, कैसे निर्दयी लोग हैं, इतनी बुरी तरीके से मारा है। माँ जी, जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन माता रानी की दया से हमारे परिवार को एक खरोच नहीं आई। अगर आज हम वहां मौजूद होते तो शायद हमारी सांसें भी थम चुकी होती। ऐसा कहते हुए आरती अपने दोनों बच्चों को सीने से लगा लेती है। जन्नत की वादी कहलाने वाला कश्मीर हिंदुस्तानियों के खून से लहूलुहान हो जाता है। वही भय और सदमे से भरा पूरा परिवार बाल बाल बचकर कश्मीर से वापसी घर लौट जाते हैं। वो कहावत तो आप सभी ने सुना होगा, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई।